दोस्तों, आज हम साल 2025 की ताज़ा फिल्म सिसु पार्ट 2 रोड टू रिवेंज समझाने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले, यदि आप पहले भाग के बारे में सोच रहे हैं तो मैं इस फिल्म के पहले भाग को पहले ही समझा चुका हूं। यदि आप वो स्पष्टीकरण देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद विवरण डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और वर्ष 1946 है। हम अपने नायक कॉर्प से मिलते हैं। जब कॉर्प घर लौटता है तो वो घर को पूरी तरह खाली पाता है। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को रूसियों ने मार डाला है। ये त्रासदी उसे टूटा हुआ और गहरा दुखी छोड़ देती है। अब कॉर्प इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने और कहीं शांति से रहने का फैसला करता है जहां कोई उसे परेशान न करे। ऐसा करने के लिए वो अपने घर की लकड़ी के हर टुकड़े पर सावधानी पूर्वक नंबर डालता है। वो पूरे घर को तोड़ देता है और लकड़ी के लट्ठों को एक ट्रक पर लाद देता है। ये दर्शाता है कि वो बहुत दूर जाने और नए सिरे से एक नया घर बनाने की योजना बना रहा है। कॉर्प के साथ एक वफादार कुत्ता भी है। वो कुत्ते को ट्रक के अंदर रखता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। इस क्षण कॉर्प को कोई अंदाजा नहीं है कि यह यात्रा कितनी खतरनाक होने वाली है। इस बीच एक बूढ़े व्यक्ति को सोवियत जेल से रिहा किया जाता है। उसे कॉर्प नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है जिसकी पत्नी और बच्चे मारे गए थे। अधिकारी खुलासा करते हैं कि इसी व्यक्ति ने एक बार रेड आर्मी के 300 सैनिकों को मार डाला था और एक किंवदंती लेजेंड बन गया था। वे बूढ़े व्यक्ति को आज़ादी और असीमित संसाधनों का वादा करते हैं यदि वो कॉर्प को मारने के लिए सहमत हो जाता है। इस मिशन को स्वीकार करने के बाद ही उस आदमी को मुक्त किया जाता है। कॉर्प फिनलैंड की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। रास्ते में कुछ रेड आर्मी के सैनिक उसका ट्रक रोकते हैं और उसका पासपोर्ट जांचने के लिए कहते हैं। कॉर्प शांति से अपने दस्तावेज दिखाता है। अचानक इगोर नाम के एक रेड आर्मी कमांडर को ले जा रही एक जीप आती है। इगोर ट्रक पर लदी भारी मात्रा में लकड़ी को देखता है। वो कॉर्प का मजाक उड़ाता है और क्रूरता से अपने आदमियों को लकड़ी के लट्ठों का उपयोग करके उसे जिंदा जलाने का आदेश देता है। कॉर्प को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो वापस लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। जैसे ही एक सैनिक ट्रक पर फेंकने के लिए एक बोतल जलाता है, कॉर्प खिड़की को लात मारकर खोलता है और गति बढ़ाता है। एक सैनिक चलते ट्रक के नीचे फंस जाता है और दूर जा गिरता है। कॉर्प पूरी रफ्तार से भाग निकलता है। हालांकि इगोर एक अन्य सैनिक के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चलते ट्रक के अंदर कॉर्प गाड़ी चलाते समय अपनी बंदूक लोड करता है। एक लंबे पीछा करने के बाद कॉर्प एक सुनसान और टूटे हुए घर तक पहुंचता है। वह ट्रक से बाहर निकलता है और उसका पीछा कर रहे वाहन पर गोलियां चला देता है। ट्रक में सवार सैनिक मारे जाते हैं। इगोर अपने बगल में बैठे आदमी को न हिलने की चेतावनी देता है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो आदमी अपनी बंदूक निकालता है और कॉर्प को गोली मारने की कोशिश करता है। कॉर्प उसे एक सटीक शॉट से मार देता है। कॉर्प इगोर की जान बख्श देता है और बिना एक शब्द कहे उसे जाने देता है। कॉर्प वापस अपने ट्रक में बैठता है और एक बार फिर चला जाता है। क्रोधित होकर इगोर अन्य सेना इकाइयों से संपर्क करता है और बैकअप के लिए बुलाता है। जल्द ही और अधिक सैनिक बुलेट बाइक पर आते हैं और कॉर्प का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे उसे जिंदा न छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये महसूस करते हुए कि उसका शिकार किया जा रहा है, कॉर्प अपने ट्रक को अधिकतम गति पर धकेलता है। पूरे पीछा करने के दौरान वो ट्रक के अंदर बैठे अपने कुत्ते के बारे में सावधान रहता है। ट्रक अभी भी उसके नष्ट हो चुके घर के लकड़ी के लट्ठों से लदा हुआ है, जिससे यात्रा और भी खतरनाक हो गई है। 1 या 2 सैनिक उसके ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। किसी तरह कॉर्प ट्रक के चलते समय ही उन्हें नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है। वह कुछ सैनिकों को ट्रक की चेन में फंसा देता है, जिससे उनकी गर्दन तुरंत टूट जाती है। फिर कॉर्प चलते ट्रक से बाहर निकलता है और एक बाइकर पर बम लगा देता है। बम मौके पर ही फट जाता है, जिससे बाइकर की तुरंत मौत हो जाती है। तभी इगोर अपनी जीप को ट्रक के पास लाता है और उस पर जलती हुई बोतल फेंकता है। ट्रक में आग लग जाती है और कॉर्प के लकड़ी के लट्ठे जलने लगते हैं। तेजी से सोचते हुए कॉर्प ट्रक को घनी झाड़ियों में ले जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। वो ट्रक रोकता है और नुकसान की जांच करता है। वह अपने कुत्ते को शांत करने के लिए पानी देता है। उसी पल कॉर्प को अपने मुंह के अंदर एक गोली फंसी हुई दिखाई देती है। वह शांति से अपनी उंगली से गोली निकालता है। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उसका साहस अडिग रहता है। जल्द ही कॉर्प को ऊपर लड़ाकू विमान उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट रूप से उसे ढूंढ रहे हैं। बिना आराम किए वो फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। विमानों के पायलट उसके ट्रक पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कॉर्प को एहसास होता है कि उनसे बचना आसान नहीं होगा।
अपने अनुभव का उपयोग करते हुए वो अचानक अपने ट्रक को दाईं ओर मोड़ देता है, जिससे उसे कुछ हमलों से बचने में मदद मिलती है। हालांकि पायलट दूसरे हमले के लिए लौटते हैं। खुद को बचाने के लिए कॉर्प अपने ट्रक को एक सुनसान घर में घुसा देता है और चुपचाप इंतजार करता है। लेकिन पायलट उसे मारने के लिए दृढ़ हैं और तलाश जारी रखते हैं। अब सवाल यह है कि कॉर्प इस स्थिति से कैसे बचेगा। जीवित रहने के लिए कॉर्प अपने ट्रक पर लकड़ी के तख्ते लादता है और ऊंचे पेड़ों से भरे जंगल में गहराई तक चला जाता है। पायलट ऊपर से इलाके की तलाशी लेने लगते हैं। कॉर्प पेड़ों के बीच उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। अधिकांश पायलट उसका सुराग खो देते हैं। हालांकि एक पायलट को पेड़ों के बीच ट्रक चलता हुआ दिखाई देता है। पायलट अपना विमान घुमाता है और जंगल के अंदर से ही कॉर्प पर फायरिंग शुरू कर देता है। यह देखकर कॉर्प अचानक ब्रेक लगा देता है। विमान ट्रक से टकरा जाता है और कुछ दूरी पर फट जाता है, जिससे पायलट की मौत हो जाती है। कॉर्प ने सफलतापूर्वक एक विमान को मार गिराया है। वो सावधानी से जंगल से बाहर आता है और चारों ओर देखता है। उसे पास में कोई अन्य विमान नहीं दिखता। खतरा टल गया मानकर वो फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। एक खाड़ी बे के पास से गुजरते समय एक विमान उसके अंदर नीचे की ओर उड़ता है। कॉर्प पहले विमान को देख नहीं पाता। अचानक विमान निकलता है और ट्रक पर फिर से हमला करता है। इस बार कॉर्प एक खुले मैदान में फंस गया है, जहां छिपने की कोई जगह नहीं है। विमान सीधे ट्रक की ओर आता है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले पायलट बाहर कूदने में सफल हो जाता है। जैसे ही विमान ट्रक से टकराने वाला होता है, कॉर्प ब्रेक मार देता है। ट्रक से कई लकड़ी के लट्ठे गिर जाते हैं और रास्ता रोक देते हैं। विमान लट्ठों से टकरा जाता है और दूर जाकर फट जाता है। एक बार फिर कॉर्प की बुद्धिमत्ता उसे उसके कुत्ते और ट्रक को बचा लेती है। हालांकि जो पायलट दुर्घटना से बच गया था, वो कॉर्प पर गोलियां चला देता है। कॉर्प निडर और स्थिर रहता है। उसी क्षण कॉर्प को ऊपर से एक बहुत बड़ा विमान आता हुआ दिखाई देता है। विमान सीधे उस पर बम गिराने की तैयारी करता है। कॉर्प अपने ट्रक में तेजी से भागता है। कुछ ही क्षणों बाद आसमान से कई बम गिरते हैं, जो ट्रक के पास ही गिरते हैं। शक्तिशाली विस्फोट कॉर्प के ट्रक को समुद्र में फेंक देता है। अफरा तफरी के बावजूद कॉर्प खुद को और अपने कुत्ते को मलबे से मुक्त करने में सफल रहता है। लेकिन कॉर्प को अभी भी अपने लट्ठों की जरूरत है, क्योंकि उसे उनसे एक नया घर बनाना है। लट्ठों का उपयोग करते हुए वह उन्हें खोल देता है और सतह पर तैरने लगता है। उसका कुत्ता भी उसके पास जिंदा मिलता है। कुछ समय बाद इगोर अपने आदमियों के साथ मौके पर पहुंचता है। गोताखोर कॉर्प की लाश के लिए इलाके की तलाशी लेते हैं। न तो कॉर्प और न ही लट्ठे मिलते हैं। यह पता चलता है कि कॉर्प ने एक छोटा बेड़ा राफ्ट बनाने के लिए लट्ठों को एक साथ बांध दिया है। वो इस बेड़े का उपयोग फिनिश सीमा के पास एक स्थान पर पहुंचने के लिए करता है। वहां उसे पास में खड़ा एक पुराना टैंकर दिखाई देता है। कॉर्प लकड़ी के सभी लट्ठों को टैंकर पर लाद देता है। इस बीच इगोर एक रणनीतिक स्थान पर अपनी सेना के साथ खुद को तैनात करता है। उसे विश्वास है कि कॉर्प फिनलैंड में प्रवेश करने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करेगा। अचानक इगोर को दूर से एक टैंकर आता हुआ दिखाई देता है। वह उसके ऊपर बड़ी संख्या में लट्ठे रखे हुए देखता है। अपने दूरबीन का उपयोग करते हुए उसे एहसास होता है कि कॉर्प अभी भी जीवित है। वो सोचता है कि क्या कॉर्प इंसान भी है, क्योंकि वो बस मरने से इनकार कर देता है। क्रोधित होकर इगोर अपने आदमियों को उसे तुरंत खत्म करने का आदेश देता है। सैनिक कॉर्प के टैंकर पर गोलियां चला देते हैं। कॉर्प बिना रुके गाड़ी चलाना जारी रखता है। उनसे अनजान कॉर्प ने टैंकर के पीछे बम लगाए हैं। अचानक बम फट जाते हैं। टैंकर हवा में उछल जाता है और दूर जाकर गिरता है। सैनिक सदमे में देखते रह जाते हैं। हर कोई मानता है कि कॉर्प आखिरकार मर चुका है। लेकिन कॉर्प एक बार फिर बच जाता है। वह चुपचाप एक चाकू के लकड़ी के हैंडल को तोड़ देता है। इस क्रिया का उद्देश्य बाद में पता चलेगा। कुछ क्षण बाद कॉर्प क्षतिग्रस्त टैंकर से बाहर निकलता है। हालांकि इगोर इंतजार कर रहा है और उसे पकड़ लेता है। जल्द ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। वे कॉर्प से कहते हैं कि उसने अच्छा मुकाबला किया और वे उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद कॉर्प को एक ट्रेन में बिठाया जाता है। चाकू का टूटा हुआ लकड़ी का हिस्सा भी उसके साथ ले जाया जाता है। यात्रा के दौरान कॉर्प को बेरहमी से पीटा जाता है। उसे बांध दिया जाता है, हवा में लटका दिया जाता है और बार बार प्रताड़ित किया जाता है। दर्द के बावजूद कॉर्प कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इगोर आता है और उससे रूखेपन से बात करता है। वह शेखी बघारता है कि उसने पहले भी कई लोगों को प्रताड़ित किया है। वो कहता है कि दूसरे चिल्लाते थे और दया की भीख मांगते थे, लेकिन कॉर्प चुप रहता है।
इगोर वादा करता है कि कॉर्प भी अंततः दूसरों की तरह चिल्लाएगा। यह कहकर इगोर दूसरे ट्रेन डिब्बे के लिए निकल जाता है। अंदर कई वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठे हैं। इगोर उन्हें बताता है कि उसने कॉप को पकड़ लिया है। हालांकि अधिकारी बहस करने लगते हैं और श्रेय खुद लेने का दावा करते हैं। वे जोर देते हैं कि उन्होंने न कि इगोर ने उसे पकड़ा है। इस बीच ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। उस डिब्बे के बाहर 2 सैनिक पहरा देते हैं जहां कॉर्प बंधा हुआ है। कॉर्प धीरे धीरे खुद को मुक्त करने में सफल हो जाता है। वो ठीक से खड़े होने के लिए बहुत कमजोर है। उसकी टांग की खाल के नीचे केवल लोहे से बना एक चाकू छिपा हुआ है। उसने पहले ही इससे लकड़ी का हैंडल हटा दिया था। एक सैनिक उसे देखने के लिए डिब्बे में प्रवेश करता है। सैनिक देखता है कि कॉप फर्श पर पड़ा है, लेकिन कॉप ने अपने हाथ में छिपा हुआ चाकू पकड़ा हुआ है। वो सैनिक को तुरंत मार देता है। कुछ क्षण बाद एक और सैनिक अंदर आता है। कॉर्प उसे भी मार देता है और उसकी बंदूक ले लेता है। अब कॉर्प पूरी तरह स्वतंत्र है। वो एक खामोश हत्यारे साइलेंट स्लेयर में बदल जाता है और एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता है। रात का समय है। डिब्बे के अंदर के सभी सैनिक सो रहे हैं। वे सभी रूसी सैनिक हैं। कॉप जानता है कि उसे इगोर को खत्म करना होगा, वो वरिष्ठ अधिकारी जिसने उसके परिवार को नष्ट कर दिया। इसीलिए वो धीरे धीरे और सावधानी से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता है। जब कॉर्प एक डिब्बे में प्रवेश करता है तो उसे एक सैनिक दिखाई देता है जो अभी भी जाग रहा है। एक नुकीले औजार का उपयोग करके वह उस आदमी को तुरंत मार देता है। एक और सैनिक जागने लगता है। कॉर्प इससे पहले कि वो एक शब्द भी कह सके उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। बाकी सैनिकों के जागने से पहले कॉर्प डिब्बे के दरवाजे बंद कर देता है। फिर वो चलती ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। अंधेरा होने के कारण वो एक खंभे से टकरा जाता है और आखिरी डिब्बे में गिर जाता है। उस डिब्बे के सभी सैनिक एक साथ जाग जाते हैं। वे अपने हथियार उठाते हैं और तुरंत कॉर्प पर गोलियां चला देते हैं। कॉर्प खुद को बचाने के लिए कुछ सैनिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। वह उनकी बंदूकें छीन लेता है और उन्हें एक एक करके मार देता है। डिब्बे के अंदर भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस बीच इगोर को आभास होता है कि कुछ गलत है और वो जांच करने आता है। उसी समय कॉर्प कंपार्टमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखता है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर सैनिक को मार डालता है। इगोर को जल्द ही पता चल जाता है कि कॉर्प ट्रेन के अंदर आजाद है। वो जल्दी से कॉर्प के डिब्बे को बाकी ट्रेन से अलग कर देता है। मुख्य ट्रेन आगे बढ़ जाती है, कॉर्प के डिब्बे को पीछे छोड़ते हुए। कॉर्प देखता है कि कई डिब्बे अलग हो गए हैं। तभी उसे अपने ही डिब्बे के अंदर एक बड़ी मिसाइल दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी ओर इगोर वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह की ओर बढ़ता है। बिना किसी चेतावनी के वो एक अधिकारी की गर्दन में छुरा घोंप देता है। अन्य अधिकारियों को पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। इगोर फिर अपनी बंदूक निकालता है और उन सभी को गोली मार देता है। केवल एक को जीवित छोड़ देता है। जीवित बचा हुआ व्यक्ति अपनी जान की भीख मांगता है और पैसे की पेशकश करता है। इगोर बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे ले लेता है। फिर भी इगोर कोई दया नहीं दिखाता और उस आदमी को मार डालता है। इगोर खुद को विजयी और गौरवान्वित महसूस करता है। अचानक उसे तेज यांत्रिक आवाजें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि कॉर्प ने मिसाइल को सक्रिय कर दिया है। मिसाइल कॉर्प के डिब्बे को आगे खींचने लगती है। पीछे के डिब्बे मुख्य ट्रेन से फिर से जुड़ जाते हैं। जैसे ही कॉर्प इगोर के पास पहुंचता है वो एक भयंकर हमला करता है। कॉर्प इगोर को बेरहमी से पीटता है। हालांकि इगोर बड़े दृढ़ संकल्प के साथ वापस लड़ता है। दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध होता है। इगोर कॉर्प पर पानी फेंकता है और उसका मजाक उड़ाता है, ये पूछते हुए कि वो मरने से इनकार क्यों करता है। लेकिन कॉर्प का साहस कभी नहीं टूटता। वो जल्दी से अपने डिब्बे में वापस चला जाता है। वो वहां रखी मिसाइल से सभी बोल्ट निकाल देता है। इगोर, जो अभी भी दूसरे डिब्बे में है, अचानक घबरा जाता है। मिसाइल सीधे इगोर के डिब्बे में लॉन्च हो जाती है। कॉर्प का डिब्बा आखिरी समय में अलग हो जाता है। मिसाइल इगोर के पास फट जाती है। भीषण विस्फोट से इगोर की तुरंत मौत हो जाती है। कॉर्प सुरक्षित दूरी से विस्फोट को देखता है। इस बीच फिनिश सीमा के पास कुछ सैनिक तैनात रहते हैं। वे एक ट्रेन को अपनी स्थिति की ओर आते हुए देखते हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि ये पूरी ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन का एक खाली डिब्बा है जिसे हाथ से खींचा जा रहा है। कॉर्प खुद इसे यहां तक खींच कर लाया है। कॉर्प सैनिकों को अपना पासपोर्ट दिखाता है। जब वे उसका नाम पढ़ते हैं तो वे उसे तुरंत पहचान जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो वही व्यक्ति है जिसने रेड आर्मी के 300 सैनिकों को मार डाला था। सम्मान के रूप में सैनिक कॉर्प को सलाम करते हैं
और उसे गुजरने की अनुमति देते हैं। कॉर्प बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ जाता है। एक शांत स्थान पर पहुंचने के बाद वो अपना घर बनाना शुरू करता है। अब वो बस शांति से जीना चाहता है। अपने घर पर काम करते समय कॉर्प देखता है कि कई लोग पास आ रहे हैं। वे हथियार, कुल्हाड़ी और रस्सियां ले जा रहे हैं। पहले तो कॉर्प को लगता है कि उसे एक बार फिर लड़ना होगा। उसे लगता है कि उसके लिए कहीं भी शांति असंभव है। हालांकि लोग रुकते हैं और उससे शांति से बात करते हैं। वे कॉर्प को बताते हैं कि वे उसकी मदद करने आए हैं। वे समझाते हैं कि अकेले घर बनाना आसान नहीं है। कॉर्प चुप रहता है और उन्हें देखता है। जल्द ही वे सभी घर बनाने में उसकी मदद करने लगते हैं। साथ मिलकर वे काम पूरा करते हैं और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। हमने विवरण में पहले भाग के स्पष्टीकरण का लिंक शामिल किया है। जब तीसरा भाग रिलीज होगा तो हम निश्चित रूप से उसे भी समझाएंगे। इस तरह की और फिल्मों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें।